नमस्कार किसान भाइयों, आज की कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हम जानेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना से किसानों को मिलेगा कृषि उपकरण। सरायकेला खरसावां में बिना जुताई किए होगी गेहूं की खेती। छोटा नागपुरी और शाहाबादी नस्ल का भेड़ झारखंड के लिए उपयुक्त। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापित किए जाएंगे ताकि उस प्रखंड के इच्छुक किसान बैंक में उपलब्ध कृषि यंत्रों का मामूली भाड़े पर उपयोग कर सकें। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के साथ किसानों को निजी तौर पर भी कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों का संचालन स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत गैर सरकारी संगठन, सहकारी समिति, जल छाजन समिति या कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा होगा। प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों और व्यक्तिगत किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा 50 से 75% तक के अनुदान दिए जाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले के किसान अब गेहूं की खेती भी आधुनिक तरीके से करेंगे। इस बार किसान गेहूं की खेती शून्य कसन यानी बिना खेत जोते बीज लगाने की तकनीक से खेती करेंगे। पहले चरण में सरायकेला खरसावां के सभी प्रखंडों में 10-10 किसानों को इस तकनीक से खेती कराई जाएगी। इस दिशा में विभागीय पहल शुरू कर दी गई है। चना की फसल में अगर चना की इल्ली नामक कीट लग जाए तो फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 EC 1 से 1.5 लीटर या मोनोक्रोफास 36 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करें। चना की इल्ली अगर चना की फसल में लग जाए तो ये कीट फसल को तहस नहस कर देता है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए अविलंब उपचार करने की जरूरत होती है। शुरू में 1 हेक्टेयर के लिए 1 से 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 EC नामक रासायनिक दवा का व्यवहार करना चाहिए और उसके बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 EC नामक रासायनिक दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इससे चना की इल्ली नामक कीड़ा पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। भेड़ पालन झारखंड के पशुपालकों और गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये कम आमदनी में ज्यादा लाभ देने वाला व्यवसाय है, बशर्ते उन्नत नस्ल वाली भेड़ पाली जाए। छोटा नागपुरी और शाहाबादी नामक उन्नत नस्ल वाले भेड़ झारखंड के मौसम के अनुकूल हैं तथा भेड़ पालकों को अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। छोटा नागपुरी नस्ल वाले भेड़ का कद छोटा, रंग हल्का स्लेटी और भूरा होता है। आमतौर पर इसके कान छोटे तथा सिर के सीधे में होते हैं। नर और मादा दोनों को सींग नहीं होता और इससे मोटा ऊन प्राप्त होता है। साथ ही ये मांस के लिए भी बेहतर माना जाता है। शाहाबादी भेड़ का रंग सफेद होता है। इसके पैर और पूंछ लंबे होते हैं और इसकी शारीरिक बनावट काफी हिष्ट पुष्ट होती है। शाहाबादी भेड़ से साल में 3 बार ऊन की प्राप्ति होती है। वैभव हंसिया विभिन्न फसलों की कटाई का काम करता है। ये पारंपरिक हंसुआ से बेहतर कटाई करता है। इसका ब्लेड मध्यम कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इससे साधारण हंसुआ की तुलना में 25% मजदूरी की बचत और 24% संचालन खर्च में बचत होती है। लंबे समय से फसलों की कटाई के लिए पारंपरिक हंसुआ का उपयोग होता आ रहा है, लेकिन खेती में होने वाले बदलाव और तरक्की के साथ साथ कटाई के उपकरणों में भी सुधारात्मक बदलाव होता गया। इसी कड़ी में वैभव हंसिया जैसे कटाई उपकरण का नाम भी आता है। वैभव हंसिया का ब्लेड मध्यम कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी बनावट और पकड़ने वाला हत्था पारंपरिक हंसुआ से ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए इससे कटाई करने में किसानों को ज्यादा सुविधाजनक लगता है।
आज हम जिस किसान से रूबरू हैं वो अपने खेतीबाड़ी के किसी भी काम को न लेट लतीफ़ी से करते हैं न आनन फानन में। वो अपना हर कृषि कार्य एक नियत समय पर मौसम और उपलब्ध संसाधनों के तालमेल से संपन्न करते हैं। इनके किसी भी काम में घालमेल नहीं तालमेल होता है और यही इनकी सफलता का राज भी है। सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से खेती करना किसान की परिष्कृत बुद्धि का परिचायक है। एक सुलझा हुआ किसान ही उन्नत खेती और बेहतर उत्पादन का हकदार होता है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से जो बेहतर खेती के लिए अपनाए जाने वाले बेहतर तरीकों के पैरोकार हैं। 10 साल पहले जो हम खेती लगाते हैं तो लगा रहे थे, उस टाइम इतना मुनाफा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे हम सीखते सीखते आदमी के बताने के अनुसार में हम सीखते गए और इधर अधिक खेती लगाने लगे और हमको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। यही खेती से सब परिवार वाले खुश हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए उस सब के लिए वही खेती से सब पूर्ति हो जा रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के 10 तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27.8 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 1900 रुपये, चावल मध्यम 2000 रुपये से 2100 रुपये, चावल उत्तम 2200 रुपये से 2400 रुपये, गेहूं 1450 रुपये से 1500 रुपये, चना 4900 रुपये से 5300 रुपये, दाल अरहर 6700 रुपये से 6900 रुपये, दाल मसूर 4400 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5900 रुपये से 6100 रुपये, सरसों तेल 10150 रुपये से 10250 रुपये, चीनी 3600 रुपये से 3650 रुपये, आलू 1150 रुपये से 1250 रुपये और प्याज 1300 रुपये से 1400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार। इसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारियाँ ली, जिसके अंतर्गत आपने जाना कृषि जगत से तमाम खबरें आपने देखा, साथ ही आपने मौसम के मिजाज के बारे में जाना। और वक्त हो चला है अभी और भी आपको जानकारी देने का, लेकिन इन सारी जानकारियों से पहले लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का हम फिर से स्वागत करते हैं और साथ ही हम जिस विषय के बारे में आपसे बताने वाले हैं उसकी भी शुरुआत करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे मछली पालन के विषय में। मछली पालन, वाह! यानी क्या बात अगर है। आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से उनके खान पान का ख्याल रखना है, यानी पूरी चीज़ें आपको सही तरीके से जाननी होगी। जी हाँ, और इसकी जानकारी आज हमें कौन दे रहे हैं? इसकी जानकारी हमें दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ श्रीमती स्मिता जी। और आते हैं और मिलते हैं श्रीमती स्मिता जी से और क्या क्या जानकारी वो दे रही हैं, आइए देखें। बिल्कुल। मछली अपने स्वाद और पौष्टिकता के वजह से लोगों का बेहद पसंदीदा मांसाहार है। इसी वजह से मछली पालन बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय माना जाता है। अपना राज्य भी मछली पालन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग मछली पालन के रोजगार से जुड़ना चाहते हैं उन्हें मछली पालन से संबंधित कुछ खास बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि मछली पालन है क्या। देखिए, मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। इसमें मछली पालन किया जाता है, इसे एक्वाकल्चर भी कहते हैं। इसमें ना सिर्फ मछली का पालन किया जाता है अपितु घोंघा, प्रॉन, झींगा, मागुर, अनेक जो पानी में रहने वाले जिसे एक्वाटिक एनिमल या जलीय जीव कहते हैं, उन सभी के पालन को एक्वाकल्चर कहा जाता है। इसमें ये एक प्रकार की जलीय खेती है। जिस तरह से किसान भाई खेत में बीज डालते हैं, उसी तरह हम तालाब में मछली का जीरा बीज के रूप में डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर उनका रख रखाव देखभाल करते हैं और फिर उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है मछली, तो हम जिस तरह से आप लोग धान का खेत का हार्वेस्ट या कटाई करते हैं, उसी तरह मछली को निकाल के या उनकी शिकार माही करके मछली को निकाल के आमदनी करते हैं। मछली पालन का सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि ये कृषि के बनिस्बत बहुत कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। मात्र एक जल जमाव वाले स्थान या तालाब की जरूरत होती है। इसे शुरू करने के लिए गांव का साधारण तालाब भी उपयुक्त है। मछली की कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो काई लगे जल जमाव में भी आसानी से पल जाती हैं और बाजार में उसकी अच्छी मांग भी रहती है। जी, कोई भी गड्ढे या पानी में हम मछली पालन कर सकते हैं। इसमें कम परिश्रम में अधिक मुनाफा। जिस तरह से खेतों में काफ़ी इनपुट्स या आंतरिक लागत लगानी पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर एक छोटे से गड्ढे में भी जिसमें ये काई जम गया है, उसमें भी उस प्रजाति की उस तरह की मछली हम लोग डालते हैं, उसमें खेती कर सकते हैं। जैसे मागुर मछली, सिंघी मछली, ये सब कम ऑक्सीजन में भी इस तरह की मछलियों को पालन करके हम 5 या 6 महीने में कुछ मुनाफा तो कुछ ना कुछ अर्जित कर लेंगे। मछली पालन से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन करना जरूरी है। इसके लिए मछली पालक उन्नत प्रजाति वाले मछली पालें। झारखंड के मौसम के अनुकूल 6 उन्नत नस्ल वाली मछलियाँ उपलब्ध हैं। इसमें देसी प्रजातियां भी हैं और विदेशी भी। अगर जीरा नहीं भी डालेंगे तो कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो स्वतः प्रजनन करके तालाब में अंडे देती हैं, बच्चे होते हैं और उसको किसान बिना बीज डाले या बिना कोई लागत लगाए भी जाल डाल के मछली निकाल सकते हैं। मछली पालन के लिए 6 प्रजातियां उपयुक्त हैं मछली की, जैसे रोहू, कतला, मृगल, ये हमारे देशी कार्प में आती हैं और विदेशी कार्प में हैं सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। सारे किसान भाई जानते होंगे कि कॉमन कार्प जो है उसे पेटू मछली भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी बढ़ती है। जैसे रोहू, कतला है कि साल में एक बार प्रजनन करके बच्चे देती है और वो एक तालाब में या कन्फाइंड पानी में वो नहीं कर सकती है। मतलब एक ठहरे हुए पानी में मछली का प्रजनन नहीं हो सकता है। लेकिन ये कॉमन कार्प है, ये तालाब में भी इससे प्रजनन करा के इससे बीज उत्पादन करके मछली का उत्पादन किया जा सकता है। मछली पालन के लिए सामुदायिक तालाब या निजी तालाब दोनों को काम में ला सकते हैं। मछली पालक अगर नए तालाब खुदवाने जा रहे हैं
तो पहले मिट्टी की जांच करवा लें। वैसे जगह पर तालाब खुदवाएं जो घर के पास हो और वहां की मिट्टी में जल धारण की क्षमता हो। हाँ, ये तालाब का निर्माण में थोड़ा तो ध्यान किसान भाइयों को देना पड़ेगा। ऐसे तो हमारे गांव में बहुत सारे सामुदायिक तालाब या छिछले गड्ढे या कैनाल उपस्थित हैं, उसमें मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर लागत लगा के मछली का तालाब खोदना चाहते हैं, उसके लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो ज़मीन है वो घर के आसपास हो, तो उससे मछली की रखवाली हो सकती है, क्योंकि मछली ऐसी चीज़ है कि सभी को ललचाती है। उसके मिट्टी की विशेषता और मिट्टी के जांच के तरीकों की चर्चा। व्यवस्थित और बेहतर मछली उत्पादन के लिए बेहतर और पर्याप्त जीरा यानी मछली बीज की जरूरत होती है। मछली पालक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के हेचरी डिपार्टमेंट, अपने जिले के मत्स्य विभाग और स्थानीय विक्रेताओं से मछली प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले किसान भाइयों को अगर तालाब का निर्माण कर रहे हैं तो मिट्टी की जांच करना अति आवश्यक है। मिट्टी के जांच के लिए एक या तो प्रयोगशाला में, हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी प्रयोगशाला है जिससे मिट्टी का क्वालिटी या गुणवत्ता का पता चलता है, तो वो जांच करा ले। नहीं तो अपने गांव में ही खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि अपना जहां वो तालाब का निर्माण कर रहे हैं उस जगह पे 3 फीट का गड्ढा खोद दें, उससे थोड़ी मिट्टी निकाल के उसे गीला करके बॉल या गेंद के आकार का बना के उसे 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक हवा में उछालें और पुनः गेंद की भांति लपक लें। अगर ये मिट्टी का गोला नहीं टूटता है तो ये तालाब सबसे उपयुक्त है, ये मिट्टी सबसे उपयुक्त है तालाब के लिए। इसके अलावा ये 3 फीट के गहरे गड्ढे में थोड़ा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद उसमें कुछ खरपतवार या घास फूस से उसको ढक दें। 2-3 दिन बाद यदि उसको हटाते हैं, अगर पानी थोड़ा बहुत रह जाता है तो इसका मतलब है कि तालाब में पानी सोखने की क्षमता है, तो उसमें हम लोग तालाब बना सकते हैं। मछलियों के पुष्ट और शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित पौष्टिक आहार देना जरूरी होता है। तालाब में गोबर और चूना का मिश्रण डालकर मछलियों को प्राकृतिक आहार उपलब्ध कराया जाता है, तो सरसों की खल्ली, चावल का मोढ़ा और मिश्रित पूरक आहार देना मछलियों के तेज शारीरिक वृद्धि में सहायक साबित होता है। जैसा मैंने कहा कि हम जीरा डालने के लिए तालाब बनाने के पूर्व के उपरांत हम गोबर और चूने का प्रयोग करते हैं, और जब पानी भर जाता है तो ये गोबर चूना है खाद का काम करती है। तो इससे तालाब में अपना प्राकृतिक भोजन तैयार करता है, जिसे हम प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन 2 तरह की होती है, या जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। आप देखेंगे जैसे जैसे पानी भरता जाएगा, जैसे आप पीछे ये तालाब देख रहे हैं, इसका पानी हरा भूरा रंग का है, तो इसका मतलब है कि इस तालाब में उपयुक्त मात्रा में प्लैंकटन उपस्थित है, जो मछली का प्राकृतिक आहार है। तो वो आहार जो है जब जीरा डालते हैं वो जू प्लैंकटन को खाती है, फाइटोप्लैंकटन को खाती है। मछली की प्रजाति और उनके खाने के हैबिट पे, उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ये भोजन पसंद करती है। उसके अलावा परिपूरक आहार भी दी जाती है मछली को, क्योंकि जिस मात्रा में जैसे 10,000 से 15,000 प्रति हेक्टेयर प्रति दर से हम लोग जब मछली का जीरा को संचयन करते हैं, तो ये प्राकृतिक आहार उनकी बढ़त को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाता है, उनकी कमी को, उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए हम परिपूरक आहार देते हैं। उसमें सरसों की खल्ली, चावल का कोढ़ा और बाज़ार में कुछ मिनरल मिक्सचर हैं, फिश मील है, इन सभी को बराबर मात्रा में मिला के, चावल का कोढ़ा और सरसों की खल्ली को दोनों बराबर, जैसे 1 किलो हम तैयार कर रहे हैं भोजन, तो आधा किलो सरसों की खल्ली और आधा किलो चावल का कोढ़ा, तो बराबर मात्रा में हम तालाब में डालते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मछली पालक अगर मछली पालन करते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर मछली उत्पादन करेंगे, खुद की भी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे और मछली पालन व्यवसाय को भी एक नई दशा और दिशा देंगे। वाह, कितनी अच्छी और उम्दा जानकारी दी है उन्होंने। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी हमने ले ली, लेकिन साथ ही अब वक्त हो गया है हमारे किसान मित्र से मुलाकात का। हाँ। और आज हम जानेंगे अपने किसान मित्र से कि किस तरह से वो किसानों को मदद करते हैं, उनकी खेती बाड़ी में किस तरह से प्रोत्साहन करते हैं, सही जानकारी देकर। और आज हमारे साथ किसान मित्र हैं श्री रतनलाल महतो जी। तो आइए मिलते हैं रतनलाल महतो जी से और देखते हैं कि क्या कुछ जानकारियाँ वो देने वाले हैं हमारे किसान भाइयों को। नमस्कार सर। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम रतनलाल महतो है, मेरा घर सिल्ली है और अभी वर्तमान में मैं अखिल झारखंड किसान संघ का अध्यक्ष हूँ।
और अभी मैं किसानों को सबसे पहले हमारा काम हुआ कि इस किसानों को संगठित करना, हर गांव में जाकर के किसानों को संगठित करने का काम किया। और जितने गांव हैं सिल्ली प्रखंड में करीब करीब 100-150 गांव में हमने समिति बनवाया, किसान लोगों को संगठित किया और सभी किसान लोग संगठित होकर के तब उनको हम पहला स्टेज में प्रशिक्षण दिलवाया। हर गांव में जाकर के पलांडू के वैज्ञानिक लोगों को बुला करके, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक को बुला करके प्रशिक्षण दिलाने का काम अभी भी जारी है और हम हर समय खरीफ में, रबी में प्रशिक्षण दिलाते हैं लोगों को। साथ साथ कभी काल किसान लोगों को ले करके हम जैसे कृषि प्रदर्शनी होती है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, पलांडू में, चाहे आपको नामकुम लाह क्षेत्र में, हम किसानों को ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ उसको दिखाते हैं और साथ साथ हम किसानों को और भी जगह जहाँ पर अच्छी खेती होती है परिभ्रमण कराते हैं। ये अभी तक हमने अब तक किया है। चलिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, और कहते हैं कि संगठन में एक ताकत भी होती है, तो आप किसानों को ताकत प्रदान कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप अभी इतना कुछ काम कर रहे हैं किसानों के लिए, झारखंड में किसानों की क्या स्थिति आप देखते हैं? इसके पूर्व झारखंड में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, अभी भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ दो ही चीज़ की कमी है जिसका हम लोग अनुभव करते हैं। पहले तो सिंचाई की कमी है और दूसरा चीज़ लोगों में शिक्षा की भी कमी है और हम लोग दोनों ओर प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले चाहते हैं कि किसान लोग पहले चीज़ को समझे, कृषि को उद्योग के रूप में ले, तभी जो है यहाँ किसान सफल होगा। इस बात को हम लोग किसानों को समझा रहे हैं। सर, आप जो प्रयास अभी कर रहे हैं तो वर्तमान में इस प्रयास का क्या प्रतिफल आपको दिखाई दे रहा है? हम देखे हैं कि जहाँ तक आज से 10 वर्ष पहले की तुलना यदि करते हैं, हर गांव में कुछ न कुछ किसान लोग वैज्ञानिक खेती करने के लिए माने मेरे साथ आए। उन लोगों ने ये जानकारी प्राप्त किया कि भाई कैसे खेती करने से अच्छा होगा और इसके रूप में हम लोगों ने किसान से आपको जब प्रदर्शनी लगाते हैं, साल में मोटा मोटी हम लोग 2 बार प्रदर्शनी लगाते हैं। यहाँ प्रदर्शनी में किसान लोग अपने फसल लाते हैं और उस प्रदर्शनी के माध्यम से ही हम लोग किसानों को चयनित करते हैं और चयनित करने के बाद उन्हें प्राइज भी देते हैं। फलस्वरूप उसी का परिणाम क्या है कि ये जो जहाँ कुआं हम लोग बैठे हुए हैं सुफल महतो जी का, इनको भी आज से करीब 6 साल पहले हम लोगों ने पुरस्कार के रूप में कुआं दिया। लेकिन जब कुआं दिया, जब इन्होंने काम प्रारंभ किया, मुझे बहुत अफसोस लगती है। मैंने ही खुद इनके कहा था कि आप तो साहब हमको डुबा दिए, आप एक अच्छे किसान होकर के ऐसे जगह कुआं कर रहे हैं जहाँ से कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे आज ताजुब हो रही है, इस व्यक्ति ने जिसको हम सफल किसान कहते हैं के रूप में हम लोग मानते हैं, वास्तव में इन्होंने वो काम करके दिखाया कि एक सफल किसान कैसे होता है इसको। और ये जो ज़मीन हम देख रहे हैं आसपास में बिल्कुल झाड़ी से भरा हुआ था। कुआं जब बन रही थी मैंने रिजेक्ट किया था कि नहीं कुआं मत बनाइए, लेकिन इन्होंने अपना कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे। हम लोग ठीक है बनाइए। बनाने के बाद जब इन्होंने फसल को लगाया तो हम काफ़ी खुश हुए। यहाँ के जो भी लोग हैं सबको हम इनका नाम लेते हैं। इसी तरह से अन्य जगह भी किसान लोग, जैसे आपको विजय कुशवाहा जी हैं, भूदेव महतो जी हैं, जोगिंदर महतो जी हैं, या और भी जगह जो लोग हैं वो लोग भी काफ़ी प्रेरित होकर के ये सब इनका ही अनुकरण कर रहे हैं। एक चीज़ और जान के आपको खुशी होगी, यहाँ पर अभी सब्जी की खेती बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है सिल्ली में। उसका श्रेय भी हमारे किसानों को प्रशिक्षण दे करके और आपको अच्छे बीज माने मुहैया करा करके खेती हो रही है। इसके पहले यहाँ कोई मार्केट की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने सोचा कि भाई तब किसान लोग कहाँ ले जाएंगे फसल, तो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया और सिल्ली के बगल ही में एक डेली मार्केट सब्जी का हम लोग वहाँ व्यवस्था किया, जहाँ पर कि निःशुल्क लोग सब्जी आके माने कोई टैक्स उनको नहीं देना पड़ता है और सब्जी वहाँ पर बाहर से लोग महाजन लोग आते हैं, सब्जी उचित दाम में खरीदते हैं। फिर भी जो है किसान लोग अभी काफ़ी खुश है। हम चाहते हैं कि उसी को और विकास किया जाए ताकि किसानों को उसका उचित दाम मिले। सर, एक समस्या जो किसानों के साथ से जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो फसल तो उपजा लेते हैं, आपने इतनी जो सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं उनके लिए, लेकिन बेचने की जो समस्या है वो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आपने अपने क्षेत्र में एक छोटा सा मार्केट भी तैयार किया है लोगों के लिए, लेकिन और भी जो बहुत सारे किसान हैं वो अपना फसल बाजार में उचित मूल्य उनका नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में उसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? हम लोग ये चाहते हैं कि वैसे किसान जिनका सब्जी ज़्यादा हो रहा है, हम उन्हें जा कर के ये अवगत भी कराते हैं कि आप सिर्फ बाज़ार तक लेते लाइए। वहाँ लाने के बाद हम लोग निकट भविष्य में एक कोऑपरेटिव खोलने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किसानों का सब्जी ले करके उनको अच्छे बाज़ार में जहाँ के भाव मिलेगा उसी जगह ले जाएंगे और किसानों को उचित दाम दिलाएंगे। ये हमारा प्रयास है।
झारखंड के किसानों के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है सिंचाई की समस्या। और आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ड्रिप इरिगेशन की, तो आप किसानों को ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताएं ताकि वो ड्रिप इरिगेशन से जुड़ सकें और जो कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के बहुत सारे फायदे हैं उनका वो फायदा उठा सकें। वास्तव में जहाँ पर भी ड्रिप इरिगेशन किया गया है वहाँ पर सिर्फ पानी की बचत नहीं होती है, फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है, खाद कम लगता है, दवा की मात्रा भी कम लगती है और वैसे में फसल होता है और साथ साथ ज़मीन का अच्छी तरह से उपयोग होता है। इसीलिए हम तो लोगों को इस सलाह देते हैं कि ड्रिप इरिगेशन ही लगाइए आप अपने खेत में, ताकि जो है आपका आमदनी बढ़े, आपके फसल उत्पादन ज़्यादा हो और आप खुशहाल हों। हमारे किसान भाइयों से आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? जो इतनी तमाम जो सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं और प्रचार प्रसार का जो काम कर रहे हैं, तो आप किसानों से क्या उम्मीद करते हैं? आप हम किसानों से यही आग्रह भी करेंगे कि जो भी हमारे प्रशिक्षण में आते हैं या जो लोग नहीं आते हैं वो भी हमारे प्रशिक्षण में आवें और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई विधि को अपनावें, ताकि वो अपने खेत में अच्छी फसल पैदा कर सकें और खुशहाल हो सकें। तो चलिए किसान भाइयों, आप अन्नदाता हैं, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो दुनिया जहान है। अगर आपकी तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। कहते हैं कि भूख की जंग में किसान खेतों में खड़ा है और वो भूख पर फतह करता है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। वाह भाई, रतनलाल जी ने तो हमें कई सारी बहुत बढ़िया और काफ़ी रोचक जानकारियाँ दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। बिल्कुल, और साथ ही इन सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अपने खेती बाड़ी को बहुत ही अच्छा और सरल बना सकते हैं। जी हाँ। लेकिन अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि जिस तरह से हम आपसे जुड़ते हैं और उस तरह से हमें जाना भी पड़ता है ताकि हम दोबारा आपसे मिल सके और ढेर सारी जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ला सके, है ना? जी हाँ, तो चलिए किसान भाइयों को बता दें अपना पता। बिल्कुल, तो फटाफट हम आपको पता बताते हैं और आप इस पते को लिखिए और आपके मन में जो भी विचार हो, जो भी आप जानना चाहते हो, आप हमें पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। बिल्कुल, इसी के साथ हम आपसे ये अनुरोध भी करते हैं कि आप हमें पत्र लिखें और अपनी जो भी परेशानी है वो हमें बताएं, ताकि हम उसका सही तरीका जानकर आपको उसके बारे में बता सके। लेकिन अब हमें जाना होगा और इसी कड़ी में बहुत सारी जानकारियां हमने आपको दी, लेकिन अगली कड़ी में और भी बहुत सारी जानकारियां लेकर आएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।